साथियों, हिंदुओं ने ऐसा कोशिश आरंभ न किया हो, यह बात अच्छी तरह समझ में आती है। पुराने रूढ़िवादी हिंदू को छूत छात मानने में कोई दोष ही नहीं दिखाई देता। उसके लिए यह एक सामान्य और स्वाभाविक बात है। इसलिए इस संबंध में न उसे किसी पछतावा की आवश्यकता है और न कारणों को स्पष्ट करने की। आधुनिक नए विचार के हिंदू को इसमें दोष दिखाई देता है, लेकिन उसे इसकी सार्वजनिक तौर पर चर्चा करते हुए लज्जा आती है। उसे इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं विदेशी यह न भाप जाएं कि हिंदू सभ्यता इस प्रकार की निंदनीय तथा विष भरी व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था है, जो कि छुआछूत जैसी अमानवीय मानसिकता की जनक हो सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि छुआछूत ने सामाजिक संस्थाओं के यूरोपियन विद्यार्थियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ, यह समझ में आना कठिन है, लेकिन बात ऐसी ही है। इसलिए यह किताब इस विषय में, जिसकी हर किसी ने अपेक्षा की है, एक मार्गदर्शक कोशिश समझी जा सकती है। यदि मैं कहूँ कि यह किताब न केवल मुख्य सवाल के हर पहलू पर विचार करती है, जिस पर विचार करना इसके उद्देश्य है, बल्कि छुआछूत की उत्पत्ति और इस संबंध के लगभग अन्य सभी सवालों पर भी विचार करती है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनका बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है, और जिन्हें ज्ञान है वे बेचारे हैरान हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि वे इन सवालों का क्या उत्तर दें। उन सवालों में से कुछ जिन पर इस किताब में विचार किया गया है ऐसे हैं, जैसे अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं, गौ मांसाहार छुआछूत का कारण क्यों छोड़ दिया, ब्राह्मण क्यों शाकाहारी आदि बन गए। इस किताब में इनमें से हर सवाल का उत्तर सुझाया गया है। इस किताब में जो उत्तर दिए गए हैं वे सभी दृष्टियों से संपूर्ण ना हो, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि यह किताब पुरानी बातों पर कई दृष्टि से विचार करने की कोशिश अवश्य है। इस किताब में छुआछूत की उत्पत्ति के बारे में जो विचार सारणी दी गई है वह सर्वथा नवीन है। उसकी मुख्य धाराएं ये हैं। हिंदुओं और अछूतों में नस्ल की कोई भिन्नता नहीं है। छुआछूत की उत्पत्ति से पहले अपने मूल रूप में हिंदुओं और अछूतों का भेद एक दल के लोगों तथा पराये दलों के अलग हुए लोगों का विभेद था। ये अलग हुए लोग ही आगे चलकर अछूत कहलाए। जिस प्रकार नस्ल की भिन्नता छुआछूत का आधार नहीं है, उसी प्रकार पेशों की भिन्नता भी छुआछूत का आधार नहीं है। छुआछूत की उत्पत्ति के मूल कारण दो हैं। ब्राह्मणों द्वारा बहिष्कृत लोगों और बौद्धों के प्रति घृणा व तिरस्कार करना, दूसरों के द्वारा गोमांस खाना छोड़ देने पर भी अलग हुए लोगों द्वारा गोमांस खाते रहना। छुआछूत के मूल का पता लगाने की कोशिश में हमें यह सावधानी रखना चाहिए कि हम अछूत और अपवित्र को एक ना बना दें। जितने रूढ़िवादी लेखक हैं उन्हें अछूत और अपवित्र को एक कर दिया है। यह एक गलती है। अछूत और अपवित्र एक दूसरे से अलग हैं। अपवित्र का अस्तित्व धर्मसूत्रों के समय से आरंभ होता है, जबकि छुआछूत बहुत बाद में 400 ईस्वी से अस्तित्व में आई। ये निष्कर्ष ऐतिहासिक खोजों के परिणाम है। एक इतिहासकार को अपने सामने जो लक्ष्य रखना चाहिए उसे गोएथे ने उपयुक्त शब्दों में रखा है। उसका कहना है, इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह सत्य को असत्य से, निश्चय को अनिश्चय से तथा संदिग्ध को अस्वीकार्य से अलग करे। हर एक खोजी को सबसे ऊपर अपने आप को ऐसा समझना चाहिए मानो वह किसी मुकदमे का फैसला करने के लिए बैठा हो। उसे केवल इस बात पर विचार करना है कि गवाहियों के हिसाब से मुकदमे का पूरा और स्पष्ट रूप क्या है। तब उसे अपना निष्कर्ष निकालना है और अपना फैसला देना है, भले ही उससे पहले लोगों के साथ उसका फैसला मेल खाए चाहे न खाए। गोएथे के इस उपदेश के अनुसार आचरण करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती, यदि इससे संबंधित जरूरी घटनाएं मालूम हो। यह तमाम उपदेश बहुत मूल्यवान है और जरूरी भी, लेकिन गोएथे हमें यह नहीं बताता कि इतिहासकार को जब बीच की एक कड़ी ही ना मिले और जब उसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच परस्पर के संबंध का कोई सीधा प्रमाण ही ना मिले तो इतिहासकार क्या करे। यह इसलिए कह रहा हूँ कि छुआछूत के मूल की खोज करने तथा
दूसरी ऐसी संबंधित समस्याओं को हल करने के अपने कोशिश में मुझे कई खोई हुई कड़ियों का पता चला है। इस मामले में मैं ही अकेला नहीं हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी विद्यार्थियों को उनका मुकाबला करना पड़ा है। भारतीय इतिहास की चर्चा करते हुए माउंट स्टुअर्ट एरिफस्टन ने लिखा है, अलेक्जेंडर के आगमन से पहले की किसी सार्वजनिक घटना की तारीख बता सकना कठिन है और इस्लाम की विजय से पहले प्राकृतिक परिवर्तन में किसी प्रकार के कार्य कारण संबंध को ढूंढने की कोशिश करना भी कठिन है। यह एक खेद भरी स्वीकृति है, लेकिन इससे हमें कुछ सहायता नहीं मिलती। सवाल है, इतिहास का विद्यार्थी क्या करे? क्या जब तक उसे खोई कड़ी ना मिल जाए तब तक अपने को रोक दे? मैं ऐसा नहीं समझता। मेरी मान्यता है कि ऐसी अवस्था में उसे इस बात की छूट है कि वह अपनी कल्पना तथा अंतर्दृष्टि को काम में लाए और उससे घटनाओं की जंजीर के बीच की खोई हुई कड़ियों की कमी को नई अज्ञात कड़ियों से पूरा करने की कोशिश करे। वह किसी एक सिद्धांत का प्रतिपादन करे जिसे ठीक मानकर आगे बढ़ा जा सके और यह सुझाए कि जिन घटनाओं की मालूम घटनाओं से किसी तरह व्याख्या नहीं होती, उनमें कार्य कारण का क्या संबंध रहा होगा। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि काम को रोक देने के बजाय मैंने इस पद्धति का अनुसरण किया है और इसी तरह उस कठिनाई से पार पाने की कोशिश की है जो मेरे सामने घटनाओं की खोई हुई कड़ियों के मिलने के कारण उपस्थित हुई। संभव है आलोचक मेरी इस कमी का उपयोग मेरी हिस्ट्री की सारी रिसर्च को ही रद्दी की टोकरी में डाल देने के लिए करें और कहें कि यह ऐतिहासिक खोज के सिद्धांतों के हमेशा विपरीत है। यदि आलोचकों का यही विचार हो तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसा नियम है जो ऐतिहासिक निष्कर्षों पर शासन करता है और कहता है कि किसी विचार को केवल इसलिए अस्वीकार कर दो कि उसका सीधा साक्ष्य नहीं मिलता, तो वह नियम ही खराब नियम है। कौन सी बात सीधी साक्षी बनाम अनुमान प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण बनाम कल्पना के विवाद में न पड़कर आलोचक को जो काम करना चाहिए वह यही है कि वह देखे कि क्या कोई विचार केवल अटकर पर निर्भर करता है, क्या वह विचार संभव है और क्या वह मेरे विचार की अपेक्षा मालूम बातों से अधिक मेल खाता है। पहली बात के बारे में कह सकता हूँ कि केवल इसलिए कि इसमें कहीं कहीं कल्पना से काम लिया गया है, कोई विचार निराधार नहीं माना जा सकता। मेरे आलोचकों को याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसी संस्था का विचार करने जा रहे हैं जिसका मूल अतीत के गर्भ में विलीन हो चुका है। छुआछूत की उत्पत्ति की व्याख्या करने की यह कोशिश किन्हीं ऐसे इतिहास ग्रंथों से संभव नहीं जिनमें सब बात निश्चयात्मक भाषा में दी हुई हो।